अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात इंसान खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत अंदाज की वजह से ऐसे गलत मामलात में फंस जाता है कि वहां से वापसी फिर बाज़ औक़ात नामुमकिन होती है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया पत्तोकी के इलाका में, जहां पर एक गैंग सरगर्म था जो कि खूबसूरत लड़कियों की आवाज़ के जरिए से, खूबसूरत लड़कियों के जरिए से लोगों को अपने जाल में फंसाता। और जब कोई भी शख्स जिसका टेलीफोन नंबर दिया जाता उसके उस नंबर पर लड़की बात करती और लड़की फिर उस शख्स को जब अपने घर बुलाती, वो शख्स घर मिलने जाता, उस लड़की की रजामंदी से उसके साथ नाजायज ताल्लुकात बनाए जाते और फिर उसकी वीडियो बनाई जाती और उस वीडियो के बन जाने के बाद उस शख्स को ब्लैकमेल किया जाता। इस तरह के गिरोह पत्तोकी समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में सरगर्म हैं, जो कि लोगों को हनी ट्रैप के जरिए से फंसाते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। आज के प्रोग्राम जुर्म में नकाब में हम इसी तरह के एक गिरोह के हवाले से बात करेंगे, जिसमें एक औरत फोन करके लोगों को अपने घर बुलाती, उनके साथ मुबैना तौर पर नाजायज ताल्लुकात बनाती और फिर अपनी रजामंदी से सारे मामलात बनाने के बाद उन लोगों की वीडियोस बनाती और फिर उनको ब्लैकमेल करती। तो आज के प्रोग्राम में देखते हैं कि किस तरह ये गिरोह काम करता था। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो विक्टिम जिनकी नाजेबा वीडियो बनाकर पहले एक तो औरत ने बुलाया, उससे दोस्ती की टेलीफोन पर, फिर घर बुलाया, फिर इनके साथ जो है गलत मामलात किए, जो भी मामला तलक बनाया, फिर उसकी वीडियो बना ली। उसके बाद फिर वो ब्लैकमेल करती रही। इनका चेहरा, इनका नाम, इनके इलाके का नाम हम जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन जो मामला है, हमारी कोशिश है कि लोगों को अवेयर कर सके कि ऐसे लोगों से, ऐसे गैंग से, ऐसी औरतों से जो ब्लैकमेल करती हैं या खूबसूरत आवाज़ निकाल कर आपको कोई भी कॉल आती है अननोन नंबर से, फिर आपको कहा जाता है जी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। क्योंकि वो लोग वो वीडियो लेकर इनके घर तक पहुंच गए थे और इनके घर के बाहर से भी इनसे 50,000 रुपया लिया। उससे पहले जब इनको घेर लिया था उन लोगों ने, तभी 50,000 लिया। बहरहाल बात करते हैं कैसे ये इनके चुंगल में फंसे और किस तरह फिर ये पुलिस तक पहुंचे और इनका ये मामला हल हुआ है। ये बताइएगा किस तरह आपसे रब्ता किया इस औरत ने और लोग किस तरह इसके साथ इन्वॉल्व हैं, और कितनी औरतें हैं, कितनी लड़कियां हैं इस सारे गैंग में? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें ना जिस बंदे ने मेरा नंबर दिता ना, उनका नाम मनीर, उन्हें मैंने नंबर देता उस बीबी ने, और नंबर दे के उन्हें मैंने किया फ़ोन। बीबी ने फ़ोन किया था? बीबी फ़ोन किया। अच्छा। बई 2-3 दिन फ़ोन करती रहे, उस तो बाद इन्हें कहा भी तुसी तो है ना मर्द जे, ਤੇ मैं आ गया। मैं ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਆਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇਰਾ? ਹਾਂ, ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ। ਆਵਾਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। 50-55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ? ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਨਾਲ ਹੋਰ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰਦ ਸੀ? ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਅਸਲ ਪੱਟੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਪੱਤੋ ਕੀ? ਅੱਛਾ, ਪੱਤੋ ਕੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਤ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੂਰਤ में? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ। पहली बार ही गए? पहली बार। इस वक्त जी टीम जुर्म में नकाब मौजूद है थाना सिटी पत्तोकी में। हम बात करेंगे एसएचओ असलम भट्टी साहब से एक ऐसे गैंग के हवाले से जिसमें एक औरत गैर मर्दों से पहले रब्ता करती थी, फिर टेलीफोन से के ज़रिए उनसे बात होती, फिर उनको अपनी मर्ज़ी से बुलाती, उनके साथ ताल्लुकात कायम करती और उसके बाद फिर उन लोगों को ब्लैकमेल किया जाता, हत्ता कि उनकी मुबैना तौर पर वीडियोज़ भी बनाई जाती थी। इसी वाले से हम बात करेंगे असलम भट्टी साहब से कि क्या मामला था, गैंग किस तरीके से काम करता था और कितने लोग जो विक्टिम बने। लेकिन अपने इस प्रोग्राम में हम
ना किसी विक्टिम का चेहरा दिखाएंगे, ना किसी का नाम लेंगे। जी असलम साहब बताइएगा, सारा मामला था क्या, आप तक कैसे बात पहुंची, किस तरह से आपने इस केस को सॉर्ट आउट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरी तैनाती से पहले यहाँ पत्तों की में औरतों के ज़रिए मर्दों को ट्रैप करने की काफ़ी बदनाम किस्म की स्टोरियाँ जो सुनने को मिल रही थी, और डीपीओ साहब ने मुझे इधर पॉइंट किया और इस चीज़ की खसूसी हदायत की कि इस काम को आपने रोकना है, इसको कंट्रोल करना है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। तो इस वकूए से कबल भी मैंने काफ़ी कार्रवाइयाँ की हैं। इधर 2-3 गैंग हमने बस्ट किए हैं जो औरतों की मदद से मर्दों को पहले ट्रैप करते थे बजरिया फ़ोन, फिर उनको बुलाते थे अपने घर पे या अपना जो भी एक मखसूस मकाम होता था वहाँ पे, वो उस मर्द के साथ औरत का एक रिलेशन जो डेवलप करने के बाद एक बंदा जो फ़ौरन ऊपर आ जाता, वीडियो बनाता और उस वीडियो की मदद से उस बंदे को ब्लैकमेल करके तो उससे रकम भारी मिकदार में लाखों में उससे हथियाई जाती, और ये एक ब्लैकमेलिंग का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी था। अच्छा, ये जैसे आप बता रहे पहले भी ये सिलसिला हो रहा था मुख्तलिफ जगहों पे, इसमें ये होता कि औरत अपनी मर्जी से मर्द को घर बुलाती थी, मर्जी से उसके साथ नाजायज ताल्लुकात बनाती थी जी, और उसकी वीडियो बना ली जाती, फिर उसके बाद लोगों को ब्लैकमेल किया जाता था। बिल्कुल ऐसे, ये एक हनी ट्रैप की एक कह लें कि एक किस्म थी। और यहाँ पे मल्टीपल गैंग्स जो थे वो एक वक्त में को 3-4 किस्म के गैंग से वो ऑपरेशनल थे, यानी ऐसी औरतें और उनके साथ मर्द मिले हुए थे जो कि आम लोगों को, जो लोग उनको फंसा के अपने घर तक बुलाते थे। बिल्कुल बंदे को टारगेट किया जाता था, उसकी सारी मालूमात ली जाती थी, उसका मोबाइल नंबर हासिल किया जाता था, उससे बजरिया फ़ोन रब्ता किया जाता था, और फिर उसको औरत जो होती थी वो ग्रेजुअली उसके साथ एक ताल्लुक़ डेवलप करती थी, फ़ोन पे रब्ता जो उसका बहाल करती थी उसके साथ, वो उसको बाद में ट्रैप करके वो अपने इधर पत्तों की में बुलाया जाता था। मखसूस मकाम इन्होंने किराए पे इधर मकान लिए हुए थे, वहाँ पे और उस मर्द और औरत का आपस में एक वो ताल्लुक़ जो है जेन्युइन वो बना के उसके बाद वो मेडिकल का या पुलिस कार्रवाई का बहाना बना के उस वीडियो के ज़रिए उसको ब्लैकमेल करते थे और उससे लाखों रुपए हथियाए जाते थे। हमारे माशरे में जो रोज़ रोज़ क्राइम की नई सूरतें सामने आ रही है, उसमें से ये भी एक हीनियस ऑफेंस है जो ज़िला कसूर में रूनुमा हुआ। इसमें ख़वातीन और मर्दों ने गैंग बना रखा था। जो ख़वातीन टेलीफोन के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो आजकल टूल्स हैं, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, दीगर, उसके ऊपर लड़कों से, मर्दों से दोस्ती बनाती थी। दोस्ती बनाकर उनसे चैट शुरू हो जाती थी। चैट शुरू होकर फिर उन्हें अपने ट्रैप में उरगलाकर फुसलाकर अपने पास बुला लिया और फिर शादी के झांसे में या जिस भी तल्लक में उनसे जिनसी तल्लक कायम कर लिया। और फिर वो जिनसी तल्लक जिस घर में, जिस अड्डे पर या जिस होटल में जहाँ भी वो क्रिएट करते थे, उन्हीं ख़वातीन का एक मर्द शख्स उस कमरे के अंदर कहीं छुपा होता था और वो छुप कर उनकी वीडियो बना लेता था, और या किसी केस में वो सामने आकर भी वीडियो बनाकर एक सबूत बना लेता था। और वो जो शख्स ट्रैप हुआ होता था वो फिर ब्लैकमेल होना शुरू हो जाता, और ये लोग, ये गैंग उससे एक दफ़ा नहीं बल्कि एक लॉन्ग सीरीज़ के साथ उसे ब्लैकमेल करते रहते और उससे पैसे बटोरते रहते। तो ये सिलसिला कब से जारी था? अब ये जराइम पेशा लोग, ये गैंग जो सा पुलिस के कटहरे में है और पुलिस जो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं, और इसमें जो मुद्दई फरीक है इन्होंने बहुत हौसले से, ज़रूरतमंदी से इसके ऊपर FIR दर्ज करवाई है, और उसमें बारिश का पहला कतरा बने हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो डरते थे अपनी इज़्ज़त की खातिर कि वो ट्रैप हो चुके हुए हैं और वो अपनी नफसानी हफ़्ज़ की खातिर इस जंगल में फंस गए हैं। अब उनके बीवी बच्चे क्या कहेंगे अगर उन्होंने कानूनी एक्शन लिया, उसके रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त अब आप कहेंगे। तो इसलिए ये गैंग दीदा दिलेरी से जराइम करता जा रहा था, मगर इस शख्स ने जिसने ये कदम उठाया है, इसे हमें एक हद तक अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि इसने अपनी इज़्ज़त को भी जो उनसे है पसे कुछ रख कर और लोगों को इस जराइम से बचाने की खातिर कदम उठाया है। इसे हम अप्रिशिएट करते हैं। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस जो बड़ी ज़ीरक अंदाजी से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इनसे इंकशाफात कराकर, और जो इन्होंने इतने लोगों को ट्रैप किया, लाखों रुपया इनसे बटोरा, वो सारा रिकवरी के ज़ुमरे में सामने लेकर आ रहे हैं। कार होने की जैसे आपने कार क्या बुलाया से उन्हें कार बुलाया आपने। अच्छा हाँ, कार बुला के ते काम पाया उन्हें मैंने। ठीक है, कार गए हो, फिर उस बाद ज़ाहिर ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਲਕ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਲਕਿ ਗੁਨਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਸ। ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਰਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲਚ ਚ ਆ ਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ? ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਸੋ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਛੁਪਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਸੀ?
ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ? ਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ੰਕੀਆਂ ਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਲਾਈਆਂ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਣੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। अच्छा, मेडिकल का भी अब देखिए नाज़रीन, होता क्या है, ये औरतें ट्रैप करती हैं, दोस्ती हो जाती है, जो लोग इनके झांसे में नहीं आते, ये कह रहे हैं जी, शख्स बता रहे हैं कि इन्होंने कहा 2-3 दफ़ा इन्होंने इग्नोर किया, लेकिन वो नहीं माने, ताने देना शुरू होगी कि जी मैं औरत हूँ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मेरे पास आओ, तुम नामर्द हो या तुम मिलने नहीं आते मुझे, वॉट एवर, जो भी मामला जो भी था, किसी भी तरीके से ये शख्स उनके घर चले गए। जब ये घर जाते हैं तो वहाँ पर औरत की ही मर्ज़ी से सारे गलत ताल्लुकात बनते हैं, औरत की मर्ज़ी से ही वहाँ पर जो भी गलत किस्म की सिचुएशन हो रही होती है वो हो रही होती है। उसी दौरान कोई ना कोई शख्स या तो कोई कमरे में छुपा होता है या बाहर से आके वीडियो बनाता है। वो जब वीडियो वो शख्स बना लेता है उसके बाद फिर उस शख्स ने आके इनको डराया धमकाया, वो तुम्हें पुलिस में दे देंगे और फिर मेडिकल करवाएंगे। और मेडिकल डेफिनेटली अगर मेडिकल होगा, वो औरत कहे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो वो तो उसकी रजामंदी से सारे मामलात हुए हैं और मेडिकल में डेफिनेटली प्रूव हो जाएगा इस शख्स ने उस औरत के साथ ज्यादती की है। तो फिर इस डर से लोग ज़्यादा डरते हैं इस सारे मामले से, इस तरह की सिचुएशन में फंस के लोग फिर उनकी हर बात माने चले जाते हैं। और इस शख्स ने 1-1.5 लाख रुपया उनको दिया, उसके बावजूद वो लोग बाज नहीं आए। जहाँ तक ऐसे वाक़यात के नफ्सियाती पहलू जो हमारे माशरे पर असरअंदाज होते हैं, अगर इस अंदाजे से इसके तजिया किया जाए तो सेक्शुअल ऑफेंसेस तजरीत पाकिस्तान में क्रिमिनल ऑफेंस के ज़ुमरे में आते हैं और इसकी हीनियत सज़ा है। जो लोग नफसानी ख्वाहिशात की खातर दूसरों को इसकी भेंट चढ़ाते हैं या ख़ुद इसके हाथों मजबूर होकर किसी के हाथों जरगमाल हो जाते हैं, इस वाले गैंग का काम ये था कि ख़वातीन जो थी वो फ़ोन कॉल के ऊपर, टेलीफोन के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, चैट के ज़रिए लड़कों को मर्दों को लाकर अपने लड़के में फंसाती थी, फिर उन्हें अपने पास बुलाती थी और फिर अपने पास बुलाकर जब वो सेक्सुअल ऑफेंस के हद तक आगे चले जाते तो फिर उसकी एक शख्स इनमें से ही वीडियो बना लेता और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करते। अब दोनों फरीक इस वक्त पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मतहत हैं, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया गया हुआ। बाकी इनके अभी जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार होने हैं उनके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और उन्हें भी कानून के कटहरे में लेकर आ रही है। अब इनके ख़ानदान वालों को, इनके रिश्तेदारान को और इनकी फैमिली मेम्बर को जब पता चला कि इनके घर की ख़वातीन इतने हीनियस ऑफेंस में शामिल थी तो उनकी सारी की ज़िंदगी के ऊपर इसके गहरे असरात मुरतब हो रहे। इसी तरह जो मुद्दई फरीक हैं जिन्होंने ये एक्शन लिया और कानून में रजिस्टर करवाई FIR, उनके ख़ानदान के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर, फीमेल्स के ऊपर गहरे असरात आ रहे हैं। तो इसके लिए जो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर बने हुए हैं, नफ्सियाती सेंटर बने हुए हैं, इसमें इन लोगों के फैमिलीज़ को लाजमी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जब एक इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में फिर कानून के अदालती प्रोसेस से जब वो शख्स गुजरता है, उसकी अपनी नफ्सियात के ऊपर, असाब के ऊपर भी असरात मुरतब हो रहे होते हैं और उसके साथ लिंक जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी असरात मुरतब हो रहे होते हैं। तो हमारे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, नफ्सियाती सेंटर है, इसको भी माशरे में परवान चढ़ना चाहिए। ये एक अच्छी सोच और एक मजबूत सोच की अक्कासी करते हैं और बहुत सी ज़िंदगियाँ लोगों की ख़त्म होने से बचा लेते हैं और इसके साथ साथ एक हौसला और नई उम्मीद भी पैदा करते हैं। आप तक इस गैंग की जिसको आपने पकड़ा है और इस केस को हल किया है, कैसे इत्तला पहुंची, किस तरीके से आप इन लोगों तक पहुंचे और असल हकायक में किस तरह के लोग, कौन लोग सामने आए? इस पे हमने काफ़ी काम किया। 2-3 गैंग हम पहले इसके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करके उनको जेल भिजवा चुके थे, लेकिन अभी काफ़ी कंट्रोल हो गया था। अभी लास्ट डेज में एक नया जो केस सामने आया है, वो जब रिसेंटली जो मैं आपसे जिस पे बात कर रहा हूँ, ये एक बंदा मेरे पास आया, उसने बताया कि इस तरह मुझे एक औरत ने बज़रिया फ़ोन पहले दोस्ती मेरे साथ कायम की, फिर मुझे अपने घर बुलाया और उसके बाद मेरे साथ एक जिस्मानी ताल्लुक़ भी कायम किया और उसकी वीडियो बनाने वाला बंदा बेड के नीचे छुपा हुआ था। बाद में वो उसने वीडियो बनाई और वो बाहर आ गए और वहाँ पे मौके पे उन्होंने मुझसे 50,000 रुपया ले लिया और बाद में वीडियो लेके वो मेरे घर के सामने पहुँच गया। उसने कहा कि हम तुम्हारी बीवी को भी ये वीडियो दिखाएंगे और तुम्हारे तमाम रिश्तेदारों को भी दिखाएंगे। उसके बाद 50,000 रुपया मुझसे और ले लिया। लाख रुपया लेने के बाद मैंने समझा कि शायद ये मामला क्लोज़ हो जाएगा, वीडियो डिलीट हो जाएगी, लेकिन वो वीडियो डिलीट नहीं हुई। वो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो उसको आगे भी कंटिन्यू रखा गया। तो बलाखिर मैं लाचार हो गया तो मैं आपके पास हाज़िर आया हूँ। उसने आके इधर हमारे पास एप्लीकेशन दी, हमने उस पर कार्रवाई की, मुकदमा दर्ज किया, उस गैंग को पकड़ा, रकम जो है वो रिकवर की और उसके मोबाइल से वो वीडियो भी हमने बरामद की है।
अच्छा, हाँ जी। तो वीडियो फिर अब यकीनन आपने इसको तो डिलीट कर दिया होगा, उस तरह जी, की जी, वीडियोस तो बिल्कुल, एविडेंस हमने- के तौर पर वैसे भी रखी नहीं जा सकती। जी, वीडियो को मैंने डिलीट अच्छा, कर दिया। क्या इनका तरीका वारदात क्या था, कौन औरत थी वो, उसके साथ और कौन कौन इन्वॉल्व था? इसमें उसके करीबी ये रिश्तेदार हैं दोनों आपस में। उनकी एक बीवी भी थी और बीवी की जो आगे रिश्तेदार थी, ये 2 औरतों का और एक मर्द का गैंग था जो मर्दों को ट्रैप करते थे बजरिया फ़ोन, और उसको अपने घर बुला के बाकायदा वीडियो शूट करने वाला अलहदा बंदा होता था, ये कमरे में छुपा होता था, या बाज़ दफ़ा कमरा खुला होता था, वो बंदा बाद में ऊपर आ जाता था। जिस तरह का कोई माहौल बनता था वो उसकी वीडियो बनाते थे, और वीडियो की मदद से आगे फिर ब्लैकमेलिंग का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता था। अब कैसे पहुंचे उन तक, उस औरत तक, उस बस गैंग वो तक? हमें जब ये बंदा हमारे पास कंप्लेनेंट आया तो उसने कुछ हमें वो मोबाइल नंबर दिए, तो हमने मोबाइल नंबर की मदद से उनका एड्रेस वगैरह जो भी लोकेशन वगैरह ट्रेस करके तो उनको पकड़ा। क्या इंकशाफात किए इन लोगों ने आपकी तहवील में? इन्होंने तो काफ़ी इंकशाफात किए हैं, और तकरीबन मैं इस शहर में तकरीबन कोई सैकड़ों में लोग होंगे जिनको इन्होंने विक्टिमाइज़ किया है। सैकड़ों लोगों को, ये जो लोग अभी आपने गिरफ्तार किए हैं, ये औरत लेकिन वो लोग शराफत की वजह से या अपनी इज्जत की वजह से कार्रवाई कराने के लिए नहीं आ रहे, ना उन्होंने एप्लीकेशन दी है, ना वो सामने आना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर नाज़रीन आप खुद देख सकते हैं, जैसा कि आपको जो SHO साहब है उन्होंने बता दिया कि ये जो अभी रिसेंटली जो गैंग पकड़ा है एक औरत का, उसके साथ जो भी टीम मेंबर्स उसके साथ और लोग इन्वॉल्व हैं, तकरीबन सैकड़ों के लगभग लोग होंगे जिनको इन लोगों ने ब्लैकमेल किया है, इनको इनसे पैसे लिए हैं, और इनको फिर हो सकता है कि ये शख्स जिसने, हम तो उस बंदे का नाम नहीं जाहिर करेंगे, ना इसका चेहरा दिखाएंगे, बात ज़रूर करेंगे हम उनसे, अगर ये कंप्लेंट ना करता तो न जाने इस औरत के ज़रिए से और इसके साथ जो और गैंग के जो मेंबर्स हैं उनकी वजह से न जाने कितने लोग इस तमाम एक कहते हैं ना कि ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते। और ऐसे मामलात में बाज़ औक़ात तो लोग इज्जत के मारे या हनी ट्रैक में आने के बाद फिर जब मामलात होते हैं तो बाज़ लोग खुदकुशी तक का सोच लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस माजी में सामने आए जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन खुदा न खासा कोई ऐसा मामला कोई किसी के साथ होता है तो जाहिर है कानूनी इदारे हैं, ब्लैकमेल होने की बजाय आप लोग पुलिस की मदद ले सकते हैं, FIA की मदद ले सकते हैं और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोशिश करें कि आप लोग ऐसे हनी ट्रैप्स में फंसे ही ना। कोई खूबसूरत आवाज़ या खूबसूरत तस्वीर के ज़रिए कोई आपको बुलाने की कोशिश करे तो उस चीज़ को अवॉइड करें, ना कि उसका अंजाम जो है वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। लाख रुपया देने के बावजूद फिर क्या हरकतें थी, वो किस तरह आगे ब्लैकमेल करते थे आपको? तो मैं वीडियो दिखाऊंगे या वीडियो सोशल मीडिया पे दे देंगे, फिर मैं आया असलम भट्टी साहब को। अच्छा, इन्हों ये ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ? हाँ जी, मेरे घर वीडियो तक लेके आए पहुंचे। ने? हाँ, मेरे घर तक वीडियो और औरत भी ਸੀ ਨਾਲ ਕਿ औरत ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪ ਉਹ ਆਇਆ ਬੰਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੇ? ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ? ਕੈਸ਼ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਛਾ। ਚਲੇ ਕੰਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹਾਂ, ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। मैं दिल तो शुक्रिया करना, भट्टी साहब वर्गा अफसर कोई रोज़ रोज़ नहीं पैदा होता। चलिए, ये तो अच्छी बात है जी। ये SHO साहब जो पत्तों की सिटी थाना के SHO हैं असलम भट्टी, उनके बारे में बात करें। वैसे भी IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा की भी ये उनका ये विजन है कि जो मजलूम है जिसके साथ ज़्यादती हो रही है उसको इंसाफ दिया जाना चाहिए और जो जालिम है डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और स्पेशली DPO कसूर ईसा खान साहब जो हैं उनका भी यही विजन है कि जो IG साहब के अहकामात है कि बर वक्त जो है इंसाफ जो है वो होना चाहिए। तो इस शख्स की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई और इनके ख़िलाफ़ कुछ भी वो कर सकते थे। यहाँ पर ये शख्स जो है बाज़ औक़ात होता है कि बंदा स्ट्रेस में आकर कोई भी ऐसी हरकत कर सकता है जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो सकते हैं। बहरहाल इस शख्स की इज़्ज़त भी बच गई, इसका पैसा भी बच गया और जान भी बच गई। जी, जहाँ तक इस में कानूनी निकात का ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीनल कोड
ताजीरात पाकिस्तान ये क्रिमिनल ऑफेंस को डिफ़ाइन करता है। इसका सेक्शन 375 जो है रेप और ये सेक्सुअल ऑफेंस से मुतल्लिक है, 376, 377 A, B और इसके साथ साथ नए ऑफेंसेस भी 371 A और 371 B पाकिस्तान पिनल कोड में इनकॉर्पोरेट हो चुके हुए हैं। कोई शख्स भी जो जिस्म फरोशी करता है या करवाता है उसके कानून में सख्त से सख्त सज़ा है, और जो कोई ऐसे होटल चलाता है, अड्डे चलाता है, तो उसको भी कानून में सख्त सज़ा है। इस वाले केस में जो ये गैंग, जो ख़वातीन और ये मर्द मिलकर ये जिस्म फरोशी का धंधा कर रहे थे, ये कानून के कटहरे में इसकी हीनियस ऑफेंस है और इसकी सज़ा है। अब इसमें पुलिस ने जो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है, जो मुल्ज़मान अभी गिरफ़्तार करने हैं, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, रेड्स हो रही हैं, और जो जो इंकशाफात सामने आए हैं, इस सारे को कलेक्शन ऑफ एविडेंस कानून की नज़र में कहा जाता है, जो पुलिस IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का मुरतब करके उसकी मिसल मुरतब कर रहे हैं, जिसे रिफार्म में फ़ाइल कहा जाता है। फ़ाइल मुरतब करके इन्वेस्टिगेशन 173 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत भरपूर और एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाते हैं। तमाम गवाहों को, तमाम शहादतों को और तमाम सबूतों को इकट्ठा करके उसे प्रोसिक्यूशन ब्रांच 2007 से हमारे सूबा पंजाब में काम कर रही है, तो सरकारी वकला जिन्हें कहा जाता है, असिस्टेंट और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनके पास सबमिट करवाते हैं और फिर वो सरकारी वकला उसको सारा पारूज़ करते हैं, और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन में कमी कोताही हो तो उसे डायरेक्शन दोबारा देते हैं कि पुलिस ये वाली एविडेंस की ये वाली चीज़ कमी है या इसमें बेहतरी है। जो फोरेंसिक साइंस है या मेडिकल से जो रिपोर्ट्स आनी है, उन सारों को परूज़ करके वो फाइनल कर पास कर प्रोसिक्यूशन ब्रांच उसे मुतलका कोर्ट ऑफ लॉ में जमा करवाती है, और कोर्ट ऑफ लॉ पुलिस को, मुल्ज़मान को और मुद्दईयान को और तमाम गवाहान को फिर तलब करती है, और तमाम उस इन्वेस्टिगेशन को परख कर और फिर उनके ऊपर दोनों फरीकैन को अपने अपने वकला के ज़रिए बहस करने का हक़ देती है, और उसके बाद मेरिट के ऊपर फ़ैसला सुना दिया जाता है। ये वाले गैंग ने जो हमारे माशरे में ना सिर्फ अपनी हद तक बल्कि पूरे माशरे को मुतासिर करने के लिए ऑफेंस किया है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट और जो एक हमारी पूरे माशरे की सोच है उसको मुंतशिर करने का इक़दाम किया है। तो इसे अब कोर्ट ऑफ लॉ हीनियस ऑफेंस के ज़िम्मे में इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में जुर्म व सज़ा करेगी। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, आई थिंक सो कसूर का ही कोई एरिया था, वहाँ पर ऐसा ही एक गैंग जो सरगर्म था। हाफिज़ाबाद में भी ऐसे 1-2 गैंग्स थे जो कि पुलिस ने पकड़े थे। तो ये अब इनकी सज़ा के हवाले से आप क्या कह सकते हैं कि ये लोग फिर पकड़े जाते हैं, एविडेंस मौजूद होते हैं, कुछ अर्से बाद फिर बाहर आ जाते हैं, मामला ये चलता रहता है, इसको कैसे रोका जा सकता है? इसमें देखें जी, हमारे जो मुल्क में अवेलेबल जो हमारा कानून है उसके मुताबिक एक्सटॉर्शन की दफ़ा हम लगाते हैं इस पर, और इसके अलावा 371 ए भी अप्लाई की जाती है, उसमें FIR दर्ज करके इसको जेल भेजा जाता है, जिसकी ये कानून में खातिर खा एक सज़ा है। इसमें अदालत में बाकायदा ट्रायल चलता है, और जो बंदा इसका मुलज़म होता है उसको अदालत से सज़ा एक खातिर खा मिलती है। इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है इसके लिए सख्त सज़ा तजवीज़ करने और इसमें थोड़ी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। अच्छा, अभी इन लोगों ने मज़ीद और कुछ ऐसी वीडियोस कुछ इनके मोबाइल से या डाटा से मिली हैं जिसमें और लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, और उनसे एविडेंस कुछ और मिला है? जी बिल्कुल बताया, बिल्कुल इनके मोबाइल से मल्टीपल हमें वीडियोस मिली हैं, लेकिन चूंकि हम उन बंदों से हमने रब्ता भी किया, लेकिन उन्होंने इनकार किया है कि हम इस मामले में हम नहीं चलना चाहते, ना ही हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं। इसलिए फिर हमने उनकी इज़्ज़त की खातिर और उनकी विलिंगनेस के मुताबिक हमने कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल सही है नाज़रीन। अब जो मामलात हैं, अभी जो एविडेंस है पुलिस के पास, डेफिनेटली उसके मुताबिक तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो एक विक्टिम थे जिन्होंने हिम्मत की, पुलिस को बताया, पहले तो उन्होंने पैसा दे के कोशिश की कि मामला रफा दफा हो जाए, लेकिन जब मामला नहीं ठीक हुए तो डेफिनेटली उनको पुलिस का सहारा लेना, पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की है। और यहाँ पर डेफिनेटली एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब, DPO कसूर ईसा खान साहब, इन सब की ये एक इनका विजन भी है और कोशिश भी है कि जो कुछ जुर्म कर रहा है उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और जो मजलूम है उसका साथ दिया जाए। तो हमारी भी यही कोशिश है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को अवेयर कर सकें। आप लोगों को स्पेशली जुर्म नकाब के ज़रिए से ये बताने की ज़रूरत है, ये प्रोग्राम में ऐसी स्टोरीज़ करने की यही वजह है कि आप लोगों को अवेयर किया जा सके। बच्चे ऐसे लोगों से, बच्चे ऐसी औरतों से, लड़कियों से, इवन के हम जो हमारी बहनें हमारा प्रोग्राम देख रही हैं तो उनको भी हम ये कहेंगे कि आप ऐसे लड़कों से बचें जो आपको ट्रैप करते हैं, जो आपके ख़िलाफ़ कोई इस तरह की ब्लैकमेलिंग का कोई प्लान रखते हैं, तो अवॉइड करें। गलत रास्ता इख्तियार करेंगे तो उसका अंजाम भी तो गलत ही होगा। अब बहरहाल, लेकिन अगर कोई लोग फंस जाते हैं ऐसे लोगों के चक्रों में
तो बेहतर यही है कि ब्लैकमेल होने की बजाय आप कानून का सहारा लें। बहरहाल हम यही कोशिश करेंगे कि अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए इस लोगों को अवेयर कर सकें। गलत रास्ता, गलत सोहबत, गलत मामलात में मत पड़े, नहीं तो उसका अंजाम बड़ा गलत हो सकता है। और बंदियां ने भी उन्होंने इस तरह ब्लैकमेल किया होएगा, ये की मामला सी? नहीं पता, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता? हाँ बस मैंने तो अपनी हद तक ही पता। अपनी हद तक पता। इस किन्ने दिनां जी तुसी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ? सिर्फ 10 दिन। 10 दिन। हाँ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦੀ? 4-5 दिन गलबात होती रही है। 4-5 दिन फोन करती रही? हाँ जी, आपे फोन कर दी थी। आपे फोन करती? हाँ डेली 10 बार। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੀ, ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ। यानी ਤੁਸੀਂ चले गए फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सारे मामलात गलत हो? मुतमिन हो गया इनसे तो मैं। पर नाजरीन ये मामलात हैं जी। मकसद मेरा ये प्रोग्राम करने का ये है कि आप लोगों को अवेयर कर सकूँ ऐसे जालसाजों से, ऐसे फ्रॉड से, ऐसे शरपसंद लोगों से, ऐसे ब्लैकमेलर से जो कि नाज़ेबा वीडियोस बनाकर पहले ख़ुद ये औरतें, ये लड़कियाँ लोगों को बुलाती हैं, ऐसी उनके साथ गलत मामलात करती हैं, जिस्मानी ताल्लुकात बनाती हैं, उनकी फिर वीडियोस बन जाती हैं, और फिर यही और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कि इस इलाके में बताया गया है कि मुबैना तौर पर सैकड़ों लोगों को उनके साथ ये जुल्म किया गया, उनके साथ उनको ब्लैकमेल किया गया, और इन ऐसी औरतों और लड़कियों की बातों में आकर। तो इसलिए आप लोग बचे, महफूज रहें। खूबसूरत आवाज़ों, खूबसूरत शक्लों के पीछे छुपे जो लोग हैं, ये आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं। और मेरे इस प्रोग्राम में यही कोशिश होती है कि आवाम को जो है, जो उनके साथ खुदा न खास कोई ऐसा गलत हो सकती है, कोई चीज़ गलत बात हो सकती है, उससे उनको बचाया जा सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।